राजनीति एक बेहद संजीदा और आकर्षक विषय है, जिस पर हर कोई चर्चा करना चाहता है, भाग लेना भी चाहता है और देश का भविष्य का निर्धारण आजकल राजनीतिज्ञ ही करते हैं। ऐसे में इस पर चर्चा करना, इन विषयों को लेकर चलना, कभी ज़रूरी है तो कभी इन्हें छोड़ना भी ज़रूरी होता है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है विदा भारत की इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ हिसार से जिला पार्षद और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा मोर्चा से प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कृष्ण साथोर जी जुड़े हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो विषय को ज़्यादा ना खींचते हुए मैं सीधा मुद्दों पर आता हूँ और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में जो उठापटक चल रही है, इसके क्या मायने हैं आपकी नज़र में? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और यूथ विंग में काम करता हूँ, यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। सही जी, मायने में तो मेरा जो अधिकार क्षेत्र है, मैं क्या सोचता हूँ या क्या समझता हूँ या और भी बहुत लोग जैसे जिस भी साथी की राजनीति में रुचि है, वो चाहे किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, हर किसी का अपना एक मानना है। लेकिन मैं क्या मानता हूँ, मेरी पार्टी क्या मानती है, इस बात के लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी कर पाऊँ। लेकिन एक राजनीति से हट करके एक युवा के नाते आप मेरे से पूछेंगे तो स्वाभाविक जैसा आप सोचते हैं वैसा मैं भी सोचता हूँ और बहुत और साथी भी सोचते होंगे जी, कि जो राजनीतिक तौर पे उठापटक चल रही है। जी, देखिए, किसी भी पार्टी में ये चाहे आज सत्ता में जो पार्टी है या कांग्रेस है या और भी राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उसमें हर दौर में कोई न कोई दिक्कतें, कोई न कोई कठिनाइयाँ आती रहती हैं और ये जी, स्वाभाविक है और स्वाभाविक भी क्यों है क्योंकि अभी किसी भी प्रदेश में सरकार है और सरकार के जो सरकार में शामिल नेता हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो और किसी भी पार्टी के नेता हों। हर किसी का प्रयास रहता है, वो अपने तरीके से परफ़ॉर्म करते हैं और चाहते हैं कि वो उस प्रदेश के उच्च पद तक पहुँचे, जिससे वो अमूलचूल कुछ कर पाएँ। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी और इस तरह की बात है। ये राजनीति की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो चल रही है। इसमें कोई नया ये आपको कभी कर्नाटक में जब मुझे लगता है कि येदियुरप्पा जी को जब हटाया होगा तो बीजेपी ने भी इसको फेस किया होगा, क्योंकि तब वो ताकत में नहीं थे, वो सत्ता में नहीं थे और ये अक्सर चलता है। ये ऐसा होता रहता है। आपने और दलों की बात की, लेकिन और दलों में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के जैसे सबसे बड़ा दल आज की तारीख में लोकतांत्रिक रूप से उभर कर भाजपा है, जो सत्ता में भी काबिज़ है, उसमें भी इस तरह के परिवर्तन हुए हैं, लेकिन इतनी उठापटक और उथल-पुथल उसमें नज़र नहीं आई। उसमें स्वाभाविक तौर पर कार्यकर्ता जो हैं, वो सहर्ष स्वीकार कर जाते हैं, जो परिवर्तन जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, वो जो निर्णय लेते हैं। लेकिन कांग्रेस में ये कहीं न कहीं कमी नज़र आती है। तो ये जो अब चुनाव आने वाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, इसमें और अन्य दलों के उसमें जो फ़र्क है वो साफ नज़रिया आता है कि इतना बड़ा हौवा नहीं मचाया गया, क्योंकि हमने उनके भी इन परिवर्तन को देखा है। तो इस हौवे का कारण या इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाने का कारण जो है वो क्या है? आप एक पत्रकार हैं और आप इसको बड़ा गंभीरता से मुद्दा कांग्रेस ने थोड़ी बनाया है। मुद्दा या किसी दूसरी पार्टी ने बनाया होगा। ये मीडिया क्या दिखाता है? देश का मीडिया क्या दिखाना चाहता है? एक लोकतांत्रिक पार्टी अपने अध्यक्ष को चुनावी प्रक्रिया से चुनना चाहती है। अब उसको आप जैसे मेरे से बातचीत कर रहे हैं, मेरे से बातचीत के दौरान आपसे इस बात को पूछ रहे हैं। अब हुआ तो नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी भी चाहती या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चाहता कि भई हम चुनाव नहीं करवाते और सर्वसम्मति से किसी को बना देते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कोई अफ़वाह होगा। अब वो लोकतांत्रिक तरीके से चाहते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुना जाए। अब उसके लिए वोटिंग प्रक्रिया है। हम प्रक्रिया में जाना चाहते हैं, किसी को क्या आपत्ति है? किसी राजनीतिक दल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसमें किसी को क्या आपत्ति है? और अगर आपत्ति है, लोकतांत्रिक देश है, वोटों से हम हमारे मेंबर पार्लियामेंट को चुनते हैं, वोटों से हम लेजिस्लेटिव को चुनते हैं। आप क्यों ना क्वेश्चन करें कि बीजेपी में ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्यों नहीं है? जबकि हर कोई क्वेश्चन ये करता है कि कांग्रेस में ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्यों है? ऐसा हुआ क्यों है? ऐसे क्यों चुना जा रहा है? क्या दिक्कत है इसमें? जब डेलीगेट बने हुए हैं, हर राज्य से कार्यकारिणी में लोग जुड़े हुए हैं,
और वो अपने अध्यक्ष को चुनना चाहते हैं और अध्यक्ष को चुनने की अपनी एक प्रक्रिया है और उसको वो अपना रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है किसी को? जबकि होना तो चाहिए उसके लिए सकारात्मक, पॉजिटिव, जबकि बताया जाता है उसको नकारात्मक। और बताता कौन है? आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कौन बताता है और कैसे बताया जाता है। देखिए, मीडिया तो जो विषय सामने आता है, उसे यथावत रखने का प्रयास ही करता है और वैसा ही काम करता है। तो मीडिया पर प्रश्न चिन्ह थोड़ा-सा मैं गलत मानता हूँ आपके इस ज़रिए से। हाँ, इसमें अब बात ये आती है कि गहलोत का नाम बहुत चला, उसके बाद में खड़गे जी आ गए हैं अचानक से बीच में, चिदम्बरम जी ने और इन्होंने भी इसमें बीच में प्रयास किए हैं, नामांकन भरे हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत तो चरितार्थ राजनीति में होती ही है। और जब सबको मालूम है कि अंत में निष्कर्ष क्या निकलना है एक तरह से, खड़गे जी का अचानक आ जाना, तो ये कहीं न कहीं जो दूसरे शीर्ष नेतृत्व हैं कांग्रेस के, उनकी छीछा-लेदर करने जैसा तो नहीं लगता। देखिए हर बार ये क्वेश्चन होता था, आपने जैसे मीडिया के लिए कहा, आपका कहना बनता है जी, और मैं जो कह रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ, मेरा भी कहना बनता है। बिल्कुल, इसमें जैसे आप प्रक्रिया के बारे में जो ज़िक्र कर रहे हैं, अब हर बार क्वेश्चन ये होता था कि हर बार अध्यक्ष गांधी परिवार से क्यों? अब नहीं है गांधी परिवार से कोई चुनाव ही नहीं लड़ रहा गांधी परिवार से। और मैं कार्यकर्ता होने के नाते मैं मानता हूँ, राहुल गांधी को अपना नेता मानता हूँ और अपना आदर्श भी मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो अध्यक्ष बने, जबकि वो इस प्रक्रिया में नहीं है। उसके बावजूद मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ इसको, खड़गे जी हमारे अध्यक्ष बनेंगे, माननीय सम्मानीय हमारे अध्यक्ष होंगे या थरूर जी बनेंगे, हमारे अध्यक्ष होंगे, तो हम उन्हें स्वीकार करेंगे और कार्यकर्ता के तौर पर उनके साथ मिलकर के काम करेंगे। लेकिन मैं मान सकता हूँ, मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, मैं नेता किसको मानता हूँ, मैं गांधी जी को अपना लीडर मान सकता हूँ, मैं पटेल जी को अपना लीडर मान सकता हूँ, मैं बोस को अपना लीडर मान सकता हूँ, मानता हूँ मैं राहुल गांधी मेरे लीडर हैं, मैं आपके सामने बैठ के स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को। अब आप बताइए, आप कहते हैं कि मीडिया के ऊपर ये ऐसे कहना ठीक नहीं है। ऐसे कहना क्यों ठीक नहीं है जब मीडिया ये कहता है कि गांधी परिवार के अलावा इस कांग्रेस में कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता? आज कोई बन रहा है और वो हमारे संविधान के अनुसार बन रहा है। आप कांग्रेस का संविधान जब लेकर के बैठेंगे और उसको पढ़ेंगे, ये प्रक्रिया है और जी, उसी के तहत इसमें दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों हमारे लीडर हैं। ऐसा भी नहीं है कोई कि उनको लिए कोई स्वीकारता नहीं है। अब आप ये माने, अब मानो कि मैं तो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ आपके सामने बैठ के। आप कह नहीं रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि अध्यक्ष वही बनेगा जिसको गांधी परिवार चाहेगा। जी। आप नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं, 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 गांधी परिवार नहीं, यहाँ बात हो रही है क्योंकि कांग्रेस के हम देखते हैं अमूमन कांग्रेस जो है वो धड़ों में बटी हुई नज़र आती है। मैं उन धड़ों को लेकर बात कर रहा हूँ, यहाँ गांधी परिवार का कोई धड़े नहीं संबंध मैं होते, नहीं आप या तो मैं क्या कहूँ इसके लिए, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन धड़े नहीं होते हैं। हमारे जी, मत हैं, सबके अलग-अलग हैं। एक साथी से आप बात करोगे, उनका नेता कोई और हो सकता है कांग्रेस के अंदर, कोई बुराई थोड़ी है इसमें। ये धड़े नहीं हैं, सभी हमारे नेता हैं और सबके अपने विचार हैं। मैं कांग्रेस में किसी एक आदमी को पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे को नापसंद करता हूँ, ना, ये नहीं होता। ये सब जी, हमारे बिल्कुल। लीडर हैं और ये बहुत ही हेल्दी कॉम्पिटिशन है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वे ये 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो जीता है वही हमारा लीडर है, जो जीता नहीं है, नहीं हो सकता है कि हम उसको ज़्यादा पसंद करते हों। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो केवल और केवल जैसे आप बच रहे हैं कि भई हम जो है मीडिया के ऊपर ज़्यादा इस तरह का प्रश्न चिन्ह ना करें, तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारी प्रक्रिया के ऊपर इतना ज़्यादा प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, आपका भी अपना काम है, मेरा भी अपना काम है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और हम बड़े खुश हैं कार्यकर्ता के तौर पे। देखिए, इसमें वोटिंग राइट हमारा है और जी, इसमें अध्यक्ष जो चुनना है, बीजेपी के लोगों को हमारा अध्यक्ष नहीं चुनना है। और ना ही जी, मीडिया के लोगों को हमारा अध्यक्ष चुनना है, हमें चुनना जी, है। हमें का मतलब जो हमारे डेलीगेट हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिनके पास ये अधिकार है। पता नहीं क्यों हर बार ये प्रयास होता है कि भई हर चीज़ को गलत दिखाया जाए, हर चीज़ को गलत बताया जाए, इसको प्रचारित किया जाए, चाहे किसी माध्यम से किया जाए। ऐसा नहीं है, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते बड़ी ज़िम्मेवारी के साथ ये कहता हूँ, बड़ी अच्छी प्रक्रिया है और मैं बता दूँ आपको ये फर्स्ट टाइम आप इसमें नज़र देख रहे होंगे कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके से चुना जा रहा है, जबकि इससे पहले भी वो फॉर्म भरा जाता है और उसी तरीके से प्रक्रिया होती है। मैं यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, 2010 में पहली बार हरियाणा में यूथ कांग्रेस का चुनाव होता है। चुनाव किसने जी, करवाया? उस टाइम पे हमारे यूथ कांग्रेस के
नेशनल इंचार्ज जो हैं वो राहुल गांधी जी होते थे। वो एनएसयूआई को, यूथ कांग्रेस को देखते थे। उन्होंने एक एक तरीका अपनाया कि हम नए लोगों को मौका कैसे दे सकते हैं, वो साधारण परिवार के बच्चे, साधारण परिवार के लड़के हमारे संगठन से कैसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल में हमेशा ही ये रहता है कि जो ताकतवर लोग हैं उनको, उनके सामने टिकने में किसी भी साधारण परिवार के लड़कों को दिक्कत आती है। इन्होंने आज से नहीं, पहली बार मैंने, मेरा प्रथम जो चुनाव था वो 2010 में मैंने यूथ कांग्रेस का लड़ा था। मैं असेंबली प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था। और मैं मानता हूं कि मैं उस सोच की पैदाइश हूं जिसमें राजनीति में मुझे आने का अवसर मिला है, मुझे मौका मिला है। क्योंकि अगर वो चुनावी प्रक्रिया नहीं होती तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करता, और मैं पार्टिसिपेट नहीं करता तो इससे पहले मेरे पास राष्ट्रीय जिम्मेवारी भी थी। मैं राष्ट्रीय सचिव रहा हूँ, उत्तराखंड का इंचार्ज रहा हूँ, और उसके बाद मैंने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी ऐसे ही हुआ जैसे ये हो रहा है। मैं सेकंड नंबर पे था। जो फर्स्ट थे उसको अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली, मैं सेकंड था, मुझे उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली। मैं अब चुनाव में मैं प्रक्रिया को गलत मानूं क्योंकि मैं चुनाव में दूसरे नंबर पे रहा, तो ये तो मैं स्वीकार करता हूं कि भाई हाँ, हमें कम से कम प्लेटफॉर्म तो मिला कि हम लड़ पाए। हम कम से कम आज हमारे हमारे वैचारिक जो हैं, हम जब मीटिंग में बैठते हैं तो हम 10 लोग जो मीटिंग में बैठते हैं तो उसमें से हर आदमी के विचार अलग होते हैं। हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन उस मीटिंग के बाद हम एजेंडे के ऊपर आकर के एक चीज के ऊपर सहमत होकर के और फिर हम ग्राउंड पे निकलते हैं। तो चुनाव हम सब लड़ रहे हैं, काम हम साथ कर रहे हैं। तो ये आज से नहीं है, राहुल गांधी जी ने स्टार्ट किया था। हम यूथ कांग्रेस में, मैंने यूथ कांग्रेस के 4 चुनाव लड़े हैं। मैं पहले असेंबली प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, दूसरा मैंने असेंबली प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, तीसरा मैंने स्टेट जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, चौथा मैंने स्टेट प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। और इस दौरान बीच में मैं बड़े पद पे भी था, मैं स्टेट प्रेसिडेंट के से भी बड़े पद पे नेशनल सेक्रेटरी था। उसके बावजूद मैं चुनावी प्रक्रिया में आया, मैंने वहां से रिजाइन दिया और यहाँ आया। तो ये अच्छी और प्रक्रिया है जिसमें मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। उसके बाद मैंने कोई दूसरा चुनाव लड़ा है तो उसका मुझे बहुत फायदा मिला। तो आप इसको या समझें, तो मैं तो कार्यकर्ता के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा है अगर हमारे दूसरे नेता पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डेलीगेट उनको जब अध्यक्ष चुनेंगे तो सारे साथ मिलकर के काम करेंगे। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई बुरी बात है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। और देखिए, एक सार्थक चर्चा जो है वो कभी भी नकारात्मक रूप से नहीं ली जानी चाहिए। जैसे आपने बार-बार प्रश्न चिन्ह उठाया, तो उसको उस विषय पर मैं आपसे कह रहा हूँ। क्योंकि जब तक किसी विषय पर चर्चा नहीं होगी, और लोकतंत्र का हिस्सा है क्रिटिसाइज़ करना, तो क्रिटिसिज़्म भी चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सुधारों के लिए बहुत आवश्यक है। आपने बात की है राहुल गांधी जी के नेतृत्व की, तो अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा जो है काफ़ी बड़े स्तर पर रखी गई है। गांधी परिवार से राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने पिछले ही दिनों एक और अपना स्टेटमेंट दिया था कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, एक राष्ट्र नहीं है। और उसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा। इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर राहुल गांधी जो हैं वो अपने ही विषय को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वो एक बार कुछ कहते हैं और उसके बाद उसी विषय पर वो दूसरा रुख अख्तियार कर लेते हैं। तो इसका आप कारण क्या मानते हैं? ये क्या उनकी दिशा और जो मैं दशा है, आप आपसे क्या पूछना कारण? चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में राज्य नहीं है? नहीं, बात वहाँ जो उन्होंने जो स्टेटमेंट पूरी थी, राज्यों का आ, संघ है, राष्ट्र नहीं मैं है। वही, मैं दोहराता हूँ उस स्टेटमेंट को। आप जो कह रहे हैं, क्या राज्यों का संघ देश मतलब भारत नहीं है? आप नहीं मानते इस बात को? हमारा लेकिन संविधान क्या कहता है? भारत एक राष्ट्र भी है। मैं उस वही आपको मैं पूरी राष्ट्र, स्टेटमेंट सही कर राष्ट्र दूँ भी कि नहीं है, भारत राष्ट्र ही है। का संघ है राष्ट्र, और भारत राष्ट्र नहीं है। वहाँ स्टेटमेंट जो थी, मैं उसपे आपको क्लैरिफ़ाई कर रहा हूँ। ना ना, उसी के बाद राष्ट्र, इसी स्टेटमेंट को बढ़ाते हुए सैफ अली खान ने भी उस जो फैक्ट थे उनको रखते हुए यही स्टेटमेंट उन्होंने आगे फॉरवर्ड की। तो बहुत से लीडर्स जो हैं इस तरह की स्टेटमेंट बहुत से लोगों को दिमाग में डाली जाती हैं। और आपको भी देखिए, मीडिया है, नेता हैं, राजनीतिक नेता हैं, या फिर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो बहुत हद तक बहुत से लोगों की मानसिकताओं को प्रभावित करते हैं। इसीलिए एक-एक शब्द जो है वो बड़ा चुनकर रखा जाना चाहिए। और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा, इसका मतलब क्या है? मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा। मैं यही आपको कहना चाह रहा था कि क्या हमारे देश में हमारे राष्ट्र में जो है वो राज्य नहीं है? मैं किसी भी वाक्य का जो अर्थ है उसके शब्दकोश में नहीं है, उसके संदर्भ में है।
अब इंटेंस कोई बात अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं, माना कि समझने वाले को समझ कुछ आया हो या समझाना कुछ आता हो। देखो इंटेंशन के ऊपर जब बात आती है, हमारे राज्य हैं और हर राज्य को हमारे यहाँ विशेष राज्य भी हैं और सारे के सारे विशेष राज्य नहीं हैं। जैसे वो 370 था, हमारे देश में 371 भी है, जो है मेरे साथ लगता प्रदेश है राजस्थान। राजस्थान में आप हैं, मैं हूँ या बाहर का कोई भी है, वो राजस्थान में एग्रीकल्चर लैंड को नहीं खरीद सकता। ये डिसाइड राज्य करता है, देश डिसाइड नहीं करता। मतलब उनका समझाने का यही था और मैं भी यही समझाना चाहता हूँ कि हर जो स्टेट है, उसकी अपनी स्वायत्ताएँ हैं। वो अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, वो अपनी संस्कृति को साथ लेके जाना चाहते हैं। कुछ राज्य हमारे ऐसे भी हैं जिसको भाषा को लेकर के बड़े संदेह हैं। मतलब वो चाहते हैं कि उनकी भाषाएँ बची रहें, उनकी संस्कृति बची रहे। समझने का और समझाने का तरीका तो यही है। लेकिन अगर किसी भी बात को उसको अ, अब आप जैसे कह रहे हो कि भारत जोड़ो यात्रा, अब कोई कहने वाला कभी फेसबुक पे देख भी लेते हैं, भारत कब टूटा हुआ है, भारत कहाँ टूटा हुआ है। मैं फिर आपको यही कहूँगा कि संदर्भ में जाइए कि हमारा मोटिव क्या है? हम चाहते क्या हैं? क्या इसमें हमारा जोड़ने से जो मतलब है, वो जोड़ने से मतलब किसी टूटी हुई चीज़ से नहीं है। जोड़ने से मतलब यही है कि सभी जातियाँ, सभी धर्म, सभी प्रदेश एक साथ मिल कर के राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए और अपने लोगों के लिए काम करें और हमारा यही मोटिव, इसी मोटिव को लेकर के राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से चले जो कश्मीर तक पैदल जाएँगे। चलिए, ये मोटिव काफ़ी अच्छा है, सबको एक मंच पर लेकर के चलना, और मैं शुभकामनाएँ देता हूँ आपको, आपके शीर्ष नेतृत्व को, कि वो अपने इस प्रयास में सफल हों। अब आप हरियाणा की राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो अब हरियाणा की भी थोड़ी बातचीत करते हैं। हरियाणा में भाजपा सरकार को लेकर आपकी क्या राय है? किस प्रकार से ये कार्य कर रही है, बेहतरीन कार्य कर रही है, या क्या खामियाँ हैं? आप अपना क्या रुख रखना चाहेंगे? देखिए, राज्य सरकार के बारे में तो यहाँ हमारा प्रदेश जो है, वो देश का सबसे नंबर 1 बेरोज़गारी में नंबर 1 राज्य है और इसके बाद बचाने की कुछ बात बच नहीं जाता। दिल्ली के सबसे नज़दीक प्रदेश है और सारी चीज़ों में सक्षम प्रदेश है और उसमें बेरोज़गारी दर इतना होना, तो आप सोच सकते हैं। उसके अलावा राज्य सरकार कैसा काम कर रही है, वैसे तो रिपोर्ट आपके पास बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ बेरोज़गारी तो है ही है, महँगाई से सब त्रस्त हैं ही हैं। हमारे यहाँ विशेष तौर पे भर्तियों को लेकर के जो हमारा एसएस बोर्ड है, वो हमेशा लोगों के या युवाओं के निशाने के ऊपर रहता है क्योंकि अभी तक 8 साल में इतनी भर्तियाँ हमारी पेंडिंग है, इतनी भर्तियाँ हमारी लटकी हुई हैं। पहली बात जो भर्तियाँ निकाली हैं, उसके लिए शेड्यूल जारी नहीं होता। दूसरा किसी का एग्ज़ाम हुआ है तो उसका रिज़ल्ट नहीं आता। गलती से किसी का रिज़ल्ट आ गया, उसकी जॉइनिंग नहीं आती। और किसी की जॉइनिंग हो चुकी, हमारे यहाँ पहले ड्राइंग टीचर हुआ करते, उनको सरकार ने पिछले दिनों हटा दिया, जेबीटी टीचर को पिछले दिनों हटा दिया, जो 10-10 साल से 12-12 साल से नौकरियाँ कर रहे थे। और ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है, हरियाणा सरकार ने कोर्ट के माध्यम से मतलब कोर्ट में इन सारी चीज़ों को मतलब इन कर्मचारियों को मानो जो नौकरियाँ कर रहे थे, उनके खिलाफ कोर्ट में जाकर के इनको हटाया है। तो हमारे यहाँ बुरी हालत है और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आज अभी के लिए बता रहा हूँ आपको 4 दिन 5 दिन पहले 1 हफ्ता पहले यहाँ बरसात हुई है बहुत भारी, पूरे हरियाणा में ही। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ हिसार में, हमारे यहाँ नज़दीक के जितने भी गाँव हैं, मैं सारे गाँव में गया था लगभग जो नज़दीक के हमारे गाँव हैं, सभी गाँव में पानी भरा हुआ है, गाँव में बस्तियों में पानी भरा हुआ है और फसलें खराब हो गई हैं। अब तक सरकार ने विशेष गिरदावरी के आदेश नहीं दिए हैं। लगभग आप ये मान के चलना 70% हमारी फसल खराब हो गई है। कम शब्दों में अगर आपको कहूँ कि इस देश की सबसे असंवेदनशील सरकार जो है हरियाणा में है। जी, जी। आपने विभिन्न मुद्दे मुझे गिनाए, बेरोज़गारी, महँगाई, भ्रष्टाचार। इन मुद्दों पर कांग्रेस जो है वो हल्की क्यों नज़र आती है? भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ये मुद्दे जो हैं, इन्हें आप बेहतरीन तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं। एक तरफ बहुत से कांग्रेस के जो नेतृत्व हैं, वो ये भी कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जो हैं, वो एक कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं। बावजूद उसके कांग्रेस जो है, वो कोई बड़ा और मज़बूत ऐसा कदम नहीं लोगों के सामने रख पा रही है, जिससे लोग जो हैं, एक कोर वोटर होने के बाद भी कांग्रेस की तरफ अपना रुझान दिखा पाएँ। यहाँ पर हरियाणा में जो है मुख्यतः जो धड़े बटे हुए हैं, अभी फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी जो खबरें आ रही हैं कि धड़ों में इसमें
कि इस धड़ को प्राथमिकता दी गई है, इस धड़ को नहीं दी गई है, ये गुटबाजी है, इसके चलते जो मेन मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, उनसे भटक कर के कांग्रेस क्यों नहीं अपने आप को प्रोपेगेट कर पा रही है, कोर वोटर होने के बावजूद? ऐसा नहीं है। पिछले चुनाव में भी आप ये मानिए कि हरियाणा सरकार ने 75 पार का नारा दिया था और उनको सीटें मिली थी 40। मेंबर जी, पार्लियामेंट की जब 10 सीटें जब बीजेपी जीत गई थी और उसके 5 महीने के अंदर ये रिजल्ट आना, तो आप समझ सकते हैं कि हालत कैसी है। और रही बात मुद्दों की, बहुत अच्छे से हमारी पार्टी कार्यकर्ता जो हैं, जिला वाइज हम कार्यक्रम कर भी रहे हैं, हमारे कार्यक्रम चल भी रहे हैं। और ऐसा नहीं है, हम हर मुद्दे के ऊपर इनको घेरने का प्रयास कर रहे हैं और घिरे हुए तो ये हैं ही, आम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन देखिए, लोकतांत्रिक ढांचे में एक चीज तो आप मान के चलेंगे कि देखिए, जब चुनाव आता है, डिसाइड तब होता है कि सरकार ने काम कैसा किया, काम नहीं किया, काम अच्छा किया, काम बुरा किया, कि जब वो चुनावी प्रक्रिया के अंदर आते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि धन बल जो है या चुनावी मशीनरी जो है, उसका ज्यादा इस्तेमाल करके कोई पार्टी जो है वो सत्ता को हथिया भी लेती है। लेकिन इससे चीजें खत्म नहीं हो जाती हैं, इससे ना भ्रष्टाचार कम होता है, इससे ना महंगाई कम होती है। उससे लोगों को जूझना पड़ता है, सभी लोगों को जूझना पड़ता है। आज की हालत में आप जो कह रहे हैं, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि ये स्वाभाविक सी चीजें हैं कि मैं मेरे साथ जो साथी काम कर रहे हैं यूथ कांग्रेस में, उनके साथ हमारे मतभेद रहते हैं। मतभेद का मतलब ये नहीं है कि मनभेद है हमारे। मतभेद ये है कि किसी भी एक चीज को लेकर के हमारे अलग अलग मत होते हैं, हम अलग अलग चीजों को सुझाते हैं। आप लोगों को भी जब आप सुबह जब आप डिस्कस करते हैं, तो आपको भी 10 मुद्दों में से 2 छांटने होते हैं, जिसके ऊपर आप लोग दिन में चर्चा कर पाए। अब हर मुद्दे के ऊपर तो आप बात नहीं कर सकते, वही हमारे अंदर है। हो सकता है किन के सुझाए 2 मुद्दों के ऊपर वो फाइनल हो। जरूरी तो नहीं है कि 8 साथियों ने जो सुझाया वो गलत था। नहीं, वो गलत नहीं था। वो प्राथमिकता के आधार पे सुझाया गया है। हमारा भी यही है कि मैं चाहता हूँ कोई साथी हमारे यहाँ जिसको जिम्मेवारी मिले, वो चाहे असेंबली की मिले, डिस्ट्रिक्ट की मिले, और एक दूसरा साथी चाहता है कि किसी दूसरे को मिले। हम दोनों सही चाहते हैं, इनमें हमारे में से गलत कोई नहीं चाहता है। लेकिन उस परिस्थिति को देखते हुए जो हमारे ऊपर हमारा साथी जो इसको डिसाइड करेगा, वो दोनों परिस्थितियों पर नजर मार के इसको डिसाइड करता है। अब हमारा कोई झगड़ा थोड़ी हमारे नेताओं का है। एक नेता कह रहा है कि इन 3 लोगों को जिम्मेवारी दो, दूसरा कह रहा है इन 3 लोगों को जिम्मेवारी दो। कोई सा भी गलत नहीं है। लेकिन वो हाईकमान हमारा जो है वो देख रहा है कि वो चाहे जिले के हिसाब से है, वो चाहे कास्ट के हिसाब से है, कि हम सबको प्रतिनिधित्व दे पाए, उसके हिसाब से जो एडजस्टमेंट वो करते हैं। और वो होना भी चाहिए, ये आप भी अच्छे से समझते हैं, कार्यकर्ता के नाते मैं भी अच्छे से समझता हूँ, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये चलता रहता है। लेकिन कांग्रेस जो है वो जनहित के मुद्दे जो है वो उठा भी रही है। हम सड़कों के ऊपर अपना संघर्ष कर भी रहे हैं। और जब आप खुद ही कह रहे हैं और आपको दिख रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा, शायद आपने और मैंने तो, क्योंकि हमारी उम्र इतनी है कि हमने तो देखा नहीं है कि गांधी जी के बाद हो सकता है इस देश की सबसे बड़ी किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक आदमी की यात्रा हो। जी। चलिए आपने सही कहा, लेकिन बात फिर वही आती है, युवा जो हैं वो मायूस नज़र आते हैं क्योंकि बेरोज़गारी दर वास्तव में हरियाणा में अभी एग्ज़िस्ट कर रही है। तो उसको लेकर कांग्रेस का क्या प्लान है? आप एक युवा उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के और आप भी बहुत ही कम उम्र में जिला पार्षद भी बने हैं और बड़ी ज़िम्मेदारियों पर रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव रहे हैं जैसा आपने बताया। तो आपके आगे अब जो चुनाव होने वाले हैं पंचायत को लेकर हरियाणा में, उनको लेकर के और विधानसभा चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव, उनको लेकर आपकी अब आगे क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है और किस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस जो है वो युवाओं को आकर्षित अपनी तरफ करे जिससे कि जो इस बार उनकी जो कोशिश है सरकार बनाने की, वो सफल हो सके। जो कोर वोटर है वो आपसे दोबारा जुड़ सके, आपके जो मनभेद नहीं है, मतभेद हैं, उन मतभेदों से इतर होकर जो कोर वोटर है वो आपसे जुड़ सके। उसके लिए आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, पहली बात तो युवा बुरी तरह से नाराज है सरकार से। और हमारा, अगर आप कहेंगे कि आप किस विजन के साथ युवाओं के बीच में जाना चाहते हैं, देखिए, ऐसा नहीं है, ये ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ कांग्रेस की सरकार ना रही है। कांग्रेस की सरकार इससे पहले भी रही है और हमने रोजगार दिया है, कांग्रेस ने यहाँ रोजगार दिया है। और इतना रोजगार दिया है कि उस समय हमारा बेरोजगारी दर इतना नहीं होता था, हम देश में अव्वल स्टेट होते थे, हम अव्वल प्रदेश थे जो युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार देते थे।
ऐसा नहीं है, कोई नया तो है नहीं कि हमें रोड के बीच में कह के और ये कहना पड़ेगा कि हम पहली बार आएँगे, और पहली बार आएँगे तो हम ये देंगे आपको। हमने पहले भी दिया है, हमारे पास मॉडल है, हमारी आइडियोलॉजी है, उसी आइडियोलॉजी को चुनने के लिए लोगों को हम प्रेरित करेंगे। हम जो कोर वोटर हमारे से चला गया था हमारा, उसको वापस लाने का प्रयास करेंगे। जो कर्मचारी जिन्होंने कभी झांसे में आकर के इनकी सरकार बनाई, वो कर्मचारी भी नाराज है, वो बेरोजगार भी नाराज है, और जातीय जो इन्होंने हमारे यहाँ जहर फैलाया था, जिसकी वजह से इनको वोट मिला था, उसके बाद जो रिजल्ट्स रहे हैं, गरीब आदमी को अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जब जाएंगे, तो फूड सिक्योरिटी बिल आने के बाद में जब कांग्रेस की सरकार ने गरीब लोगों को अनाज की सुविधा दी थी, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पता लगेगा, अगर किसी गांव में 100 लोगों को अनाज मिलता था, तो आज 40 लोगों को भी अनाज नहीं मिल रहा है। इतना इन्होंने कम किया है। पिछले 8 साल से हमारे प्रदेश में कोई पीला कार्ड नहीं बना है। किसी भी गरीब आदमी का बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे का जो कार्ड हम बनता था, सरकार उसके लिए सुविधाएं देती थी। 8 साल में सरकार ने एक भी नहीं बनाया है। तो हमारे पास लोगों के पास जाने के लिए हमारे पास मुद्दे बहुत हैं। यूथ हमारे साथ जुड़ रहा है और हम और बरकस प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ लें। पंचायत जी, चुनाव के लिए आपने कहा, और पंचायत चुनाव का इस सरकार ने मजाक बना दिया है। मजाक इसलिए बना दिया है, मैं जिला परिषद का मेंबर होने के नाते जिम्मेवारी से आपको कहता हूँ कि 23 फरवरी 2021 को हमारा कार्यकाल खत्म हो गया था। सरकार ने टेक ओवर कर लिया था, और सभी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसको सरकार चलाती है। पंचायत को बीडीओ चला रहे हैं, पंचायत समिति को एसडीएम चला रहे हैं, और जिला परिषद को जो है वो जिला परिषद जो सीईओ हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो चलाता है। जी। 2 साल लगभग होने को हैं, फरवरी में 2 साल हो जाएंगे आज से 4 महीने बाद। अब आप ये देख लो कि सरकार कितनी सीरियस है कि 2 साल से पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे हैं, और अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि चुनाव करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। पिछले दिनों आपको इस देश में शायद इतना गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शायद मिले कि जो अपनी जुबान से कहें कि 30 सितंबर से पहले हरियाणा में किसी भी कीमत पे पंचायत चुनाव हो चुके होंगे, सरपंच बन चुके होंगे। ये बात, ये मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है, उप मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है। इसके बाद भी अगर लोग कहें, कुछ लोगों का भरोसा बचता है, या फिर किसी के लिए कोई सफाई बनती है, तो हम क्या कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री के लिए शोभा देता होगा कि उसके मुंह से झूठ निकले, लोग उसके मुंह से झूठ सुने। अब नया नोटिफिकेशन आया है, वो कह रहे कि नवंबर 31 तक जी, हम जो बिल्कुल। है चुनाव प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। अभी हर रोज ऐसी भ्रांतियां आती हैं, ऐसी भ्रांतियां आती हैं, दादा, और अभी दो। जी, जी, थोड़ी समय सीमा है अपने पास में कार्यक्रम के लिए। आपसे बस चलते-चलते एक अंतिम सवाल है कि विधानसभा या लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि आप जिला पार्षद तक आ चुके हैं, तो आपका अब आगे क्या स्टैंड है? क्या प्लानिंग है? आप क्या कौन-से स्तर पे चुनाव लड़ेंगे? क्या ज़िम्मेदारी आप लेना चाहेंगे? तो एक बार थोड़ा-सा वो कम शब्दों में थोड़ा साझा कीजिए, क्योंकि थोड़ी समय सीमा अब हमारी चल रही केवल है। एक ही प्लान है कि मैं पार्टी जी, का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मेरे को जो जिम्मेवारी दे रखी है, और आगे मेरे को जिम्मेवारी अगर चुनाव लड़ने की देते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा, संगठन में काम करने की देते हैं संगठन में काम करूंगा। जो पार्टी तय करेगी मैं उस लाइन के ऊपर अपना काम करूंगा, और जो मेरे को जिम्मेवारी दे रखी है वो जिम्मेवारी को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका अच्छे से निर्वहन कर पाऊँ। और समय की बात है, अगर मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, और भी किसी साथी से जब आपकी बात हो, तो अगर बीजेपी को लेकर के आपको बात करनी है तो समय आपके पास काफी होना चाहिए, क्योंकि काफी कुछ जी। सुनना पड़ेगा। बहुत लोगों के पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि अपने-अपने विषय हैं सबके पास में, और बहुत सी बातें हैं, बहुत से मुद्दे हैं जो रहते हैं चर्चा करने के लिए। हम आपसे दोबारा कभी जुड़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे बृहद स्तर पर, और आपको आने वाले वक़्त के लिए शुभकामनाएँ देते हुए हमारे साथ जुड़ने के लिए साथ पेशकश में आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि जो आप प्लानिंग लेकर चल रहे हैं और जो सोच आप युवाओं के लिए, देश के लिए, इसको जोड़ने के लिए लेकर चल रहे हैं, वो सार्थक हो, वो सफल हो। नमस्कार। धन्यवाद।